गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग मेजर मॉडर्न हिस्ट्री में आज मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। दैट इज़ नोन एज सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 1740 टू 1950 AD। 1740 से लेकर 1950 तक के इतिहास के हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। इसमें से जो आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको कुछ बहुत सारे आपको कंटेंट भी दे देंगे, तो आप इसको भी अपना देख सकते हैं। और अब वो आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाइएगा, टेलीग्राम हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, हिस्ट्री विथ आनंद पांडे। इस पे हम आपको कुछ कंटेंट भी दे देंगे और हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आगे चल के चर्चा भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विभिन्न चरणों की मुख्य विशेषता। तो आपका हो जाएगा कि वेरियस स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। तो आप इसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विभिन्न चरण, ठीक, चरण जो आपका वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया है, उसमें कैसे चला, कौन कौन सी विधाएँ आई, किस समय ब्रिटिश सरकार की किस नीतियों के तहत साम्राज्यवाद को मजबूत किया गया, कब युद्ध किया गया, कब विभिन्न पॉलिसीज़ के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। इसमें आप व्यापकतनी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन आप सब्सिडी अलायंस, फॉरवर्ड पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज़ को इसमें आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब उसके विभिन्न चरण जो हैं, कैसे वह शुरुआती दौर में विश्व में जब रेनेसां आई, रेनेसां से कैसे भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज से कैसे वाणिज्यवाद आया, मर्केंटिलिज्म ने कैसे आगे चल के बाजारवाद के माध्यम से कोलोनिज्म को जन्म दिया, कोलोनिज्म कैसे आगे चल के साम्राज्यवाद बदल गया, इसके पूरे प्रोसेस को आप इसमें दर्शा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका है, वह है कि परमानेंट सेटलमेंट एंड इट्स मेन फीचर्स, अस्थायी बंदोबस्त, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो दूसरा हो जाएगा आपका परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त तथा उसकी प्रमुख विशेषताएं। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ लागू हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कितने % क्षेत्र आते हैं, 19% क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और उसके बताइएगा इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या थे, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या थे, इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को क्या फ़ायदा हुआ, ये सब आप इसमें पूरा बता सकते हैं। और उसके बाद इसका रेलेवेंस जो होगा वो भी थोड़ा बता दीजिएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें आप महत्वपूर्ण एक और बता सकते हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ठीक है, वो है आपका है इकोनॉमिक पॉलिसीज आप ब्रिटिश एम्पायर। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रकाश डालिए। आर्थिक नीति की विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वह आपका मुख्यतः क्या है कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी पे कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छा काम किया, आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे में काम किया। उन्होंने उन्हीं का मार्क्स के आधार पर उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। पहला भाग उन्होंने कह दिया कि यह वाणिज्यिक पूंजीवाद का दौर है, जिसे आप कहते हैं कमर्शियल कैपिटलिज्म। सेकेंड को उन्होंने कह दिया कि औद्योगिक पूंजीवाद है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है। और थर्ड वन जो है वह आपका वित्तीय पूंजीवाद है, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का दौर है। तो ये सब बता दीजिए इसमें क्या क्या खासियत हुआ। इसी में आप बता दीजिएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ बता दीजिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहाँ से आया, उसका सिद्धांत किसने दिया, उसमें होम चार्जेस का सिद्धांत क्या है, ये सब बता सकते हैं। इसका भी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपका इसका दे दूंगा, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति, पढ़ लिखिए या थ्रो लाइट ऑन द
इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगला सेकंड यूनिट पे आएंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। इसमें कभी कभी आता है बाल गंगाधर, कभी कभी पूछ लेता है आपका राजा राममोहन राय को, कभी पूछ लेता है विवेकानंद को, कभी आर्य समाज को। ठीक है, तो एक पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। इसमें ब्रह्म समाज सब आ जाएगा। तो आ जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, टिप्पणी लिखिए या वहाँ पर विशेषता बताइए या उस पर निबंध लिखिए, जो भी आ जाए। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें दिखा दीजिएगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, उसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम पारसी अलीगढ़ आंदोलन आदि, ये सब दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सबको आप डिनोट करके दिखा सकते हैं। और कभी कभी पूछ सकता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज का योगदान। हाँ, तो इसका भी कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, आर्य समाज का भी दे दूंगा, इसका भी। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला आपका है कि दूसरे यूनिट पे एक और है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं। तो आप इसमें बताएंगे रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, इसकी शुरू या किन किन क्षेत्रों में आया, या 51 ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पे इसको अधिरोपित किया गया, इसके प्रावधान क्या थे, इसको शुरू करने में कौन कौन योगदान दिए, मुनरो कहाँ किए, हार्ट मैकेंजी कहाँ किए, इनका पूरा इतिहास बताइएगा। तो पूरा सिस्टम कितना था, कितना इसमें कर भू राजस्व का दर निर्धारित हुआ था, इससे लाभ हानि क्या हुआ, ये पूरा रैयतवाड़ी व्यवस्था पर एक आप पूरा एक टिप्पणी लंबा विस्तृत डिटेल्ड नोट आप तैयार कर सकते हैं। और अगला होगा कि भारत में जो शिक्षा नीति है ब्रिटिश शिक्षा नीति, वह 1813 से 1960 तक की 1813 से 1860 तक उनकी शिक्षा नीति कैसी थी। तो ये कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी आप ब्रिटिशर्स फ्राम 1813 टू 1860। तो हो जाएगा ब्रिटिश शिक्षा नीति 1813 से 1860 तक। अब इसके विभिन्न विशेषताएं, इसके विभिन्न प्रावधान कौन आपको पता होगा कि पहली बार जो ब्रिटिश शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार ने 1813 के अधिनियम में कहा था कि ब्रिटिश सरकार अब से भारत में शिक्षा के प्रसार पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्चेगी, लेकिन शिक्षा के माध्यम को लेकर किस माध्यम से शिक्षा दिया जाए, इस पर विवाद हो गया। और अंततः जाके जब लॉर्ड मैकाले ने एक आयोग गठन किया, लॉर्ड मैकाले के अधीन एक आयोग गठित किया गया जिसे बेंटिंग ने गठित किया, और उन्होंने एक मैकाले मिनट्स जारी जब किया, तब जाके शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार करते हुए शिक्षा नीति की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बता दीजिएगा आंग्ल प्राच्य विवाद बता दीजिएगा। हाँ, उसके बाद इसमें बता दीजिएगा फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या था, जिसे कहते हैं शिक्षा का अधोगामी निस्संदन सिद्धांत। लॉर्ड ऑकलैंड से शुरू हुआ, चार्ल्स वहाँ से बुड तक गया, तो उसे कहते हैं बुड डिस्पैच तक उसका चला, उसमें क्या प्रावधान थे। इसके बाद बता दीजिएगा बुड डिस्पैच में क्या आते हैं, ये सब इस पर भी हम आपको लेक्चर बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे आगे देखते हैं। तो ये हो गया, तो ये सब प्रावधान आप इसमें डाल सकते हैं, इसे पॉइंट वाइज अपना बना के रख लीजिए। अगले वाले में आपका है 1858 से 1914 तक भारत के विदेशी व्यापार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1914 AD। ठीक है, तो थ्रो लाइट ऑन द फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। तो इसे हो जाएगा 1858 से 1914 तक भारत की विदेशी व्यापार की विवेचना कीजिए, डिस्कस और इवेल्युएट द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक,
ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टेडनेस इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या पर टिप्पणी लिखिए, निबंध किए। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा रेल परिवहन के विकास और उसमें विदेशी पूंजी की भूमिका, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इट्स डेवलपमेंट। तो कह सकते हैं भारत में रेलवे परिवहन के विकास तथा इसमें नियोजित विदेशी पूंजी की भूमिका है। इसमें विदेशी पूंजी की भूमिका रेलवे को कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत में रेलवे का जो विकास है यह भारत के लिए अग्रदूत साबित होगा। यह सभी आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत होगी। और बाल गंगाधर तिलक कहा कि रेलवे जो है यह दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर किया गया खर्च के समान था। हाँ, और इसे बता सकते हैं रेलवे के विकास में ब्रिटिश सरकार ने जिस माध्यम से पूंजी नियोजित किया उसे कहा जाता है गारंटी सिस्टम। तो उसमें गारंटी पद्धति के साथ गारंटेड रूप से जिन्होंने पैसा नियोजित किया उनको लाभ दिया गया। अगला यूनिट 4 में आपका है भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फुले का योगदान। अगला हो जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फुले का योगदान, रोल ऑफ ज्योतिबा फुले, और ये कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले इन द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया। ज्योतिबा फुले का योगदान। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिएगा इस्लाम के आधुनिकीकरण में सर सैयद अहमद खान के योगदान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन आपका है, तो अलीगढ़ आंदोलन भी कभी पूछ सकता है साथ में। तो अलीगढ़ आंदोलन न पूछे तब भी आपको वो लिखना ही है। तो इस्लाम के आधुनिकीकरण में सर सैयद अहमद खान का योगदान। इस्लाम के आधुनिकीकरण में सर सैयद अहमद खान का योगदान रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर सैयद अहमद खान इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम। और अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसमें 1860 से 1919 तक भारत में शैक्षणिक विकास। 1860 से लेकर 1919 तक भारत में शैक्षणिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका हो जाएगा कि एजुकेशनल डेवलपमेंट in India from write a note on the educational development in India from 1860 to 1919 AD। और लास्ट यूनिट में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वह होगा 1914 से 1939 की अवधि में भारत में श्रमिक संघ के आंदोलन की विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट हुआ है उस पर लिखना है। राइट नोट ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1914 to 1939। 1914
1914 से 1939 के दौरान या बीच में के अवधि के अंतर्गत के दौरान भारत में श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर टिप्पणी लिखिए। श्रमिक संघ आंदोलन या ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में आपका उसकी भूमिका, उसका विकास, उसके प्रावधान, उनकी इम्पोर्टेंस, उनके योगदान सबको आपको दर्शाना है। अब प्रमुख आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन कौन कौन से थे उसके बारे में बताना है। अगला है 1929 से 33 की महान जो आर्थिक मंदी हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इंडिया जो था उसको बताना है। क्या इंडिया क्या पूरे विश्वव्यापी रूप से हुआ था तो 1929 की जो महान आर्थिक मंदी है, हाँ, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रभाव। तो आप कह सकते हैं 1929 की आर्थिक मंदी जो लगभग 33 तक चला, उसके बाद लगातार प्रभावित किया कि आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट came into the force in 1929. What was its impact on the social, on the economic and political situation of India? तो इसमें आपका है 1919 की आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रभाव क्योंकि अमेरिका में आप देखे होंगे इसी समय न्यू डील आया था। बहुत सारे जापान में, जर्मनी में, बहुत जगह से, रूस में बहुत सारा इसके इम्पैक्ट के कारण बदलाव हुआ था। इसी में आपका ब्लैक थर्सडे की अवधारणा आई थी, ब्लैक ट्यूसडे की अवधारणा आई थी, हाँ, जो वॉल स्ट्रीट की घटना से शुरू होती है। इस पर भी आपको मैं कंटेंट बढ़िया से बता दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ से एक और पढ़ लीजिएगा, द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत का वर्णन कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तब हो जाएगा डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ऑफ इंडिया या इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का जो लेगेसी है, जो विरासत है, उन्होंने क्या किया, क्या दिया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, ये जो उनकी उपादेयता है, जो उनका रेलेवेंस रहा है, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में क्या किया, उनकी जो लेगेसी को दर्शाता है, उनकी विरासत है हमारे यहाँ, तो उसकी विरासत पे यहाँ पे चर्चा करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा और इन सब पे मैं आपको बहुत सारे कंटेंट भी उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम लिंक पे आ जाइएगा, हिस्ट्री विद आनंद पांडे पे। ओके, चलिए, थैंक यू।